हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर इन एसी सर्किट के बारे में और एलसीआर सर्किट के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि हम लोग फैमिलियर है पावर के साथ कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट होता है, लेकिन यहाँ पे एसी करंट के लिए, एसी सर्किट के लिए पावर का वैल्यू क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग निकालेंगे और उसके बाद एलसीआर सर्किट फॉर्म करेंगे। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सर्किट फॉर्म करेंगे, लेकिन बहुत ही ईजी है, और उसको एनालाइज करेंगे, उसका जो इम्पीडेंस है वो निकालेंगे, उसका करंट निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे और फाइनली एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके रिलेटेड। पावर का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता ही है कि पावर का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है। पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, V मल्टीप्लाइड बाई आई। ये नॉर्मल फार्मूला होता है। V स्क्वायर बाई आर होता है, आई स्क्वायर बाई आर, कुछ भी होता है, ये नॉर्मल फार्मूला है। वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट इज इक्वल्स टू पावर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो V और I है दोनों ही टाइम के साथ साथ बदल रहा है, टाइम के साथ साथ वेरी हो रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि पावर दो ऐसा चीज़ के ऊपर डिपेंड है, दोनों ही टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो पावर है उसका भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, वो भी क्या होगा, टाइम के साथ साथ बदल रहा है। तो जो टाइम के साथ साथ बदलता है तो हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एसी सर्किट में पावर मतलब एवरेज पावर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, एक एसी वोल्टेज, और एसी करंट क्या होता है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव क्यों लिया, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑन द एसी सर्किट, क्या क्या एलिमेंट है एक एसी सर्किट में, उसके ऊपर डिपेंड करके क्या होगा, फाइव होता है। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में एक फेज डिफरेंस रहता है। डिफरेंस नहीं भी रह सकता है, अगर आर रहेगा तो नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग एक जनरल केस कर रहे हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस है, नहीं होगा तो वहाँ पे वो जीरो होगा, वो अलग बात है। तो ये हो गया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और किसी भी एसी सर्किट में अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको तो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। फाइव प्लस फाइव भी हो सकता है, माइनस फाइव भी हो सकता है, हम लोग प्लस मान के चलते हैं। तो इसको दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब V नॉट और I नॉट ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं और इसको क्या लिखते हैं, देखो अच्छे से दिखना। ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको हम लोग साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो लगा दो साइन ए मतलब ओमेगा टी, बी मतलब फाइव, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, V नॉट I नॉट, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये जो फाइव वाला टर्म है वो कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल कौन है, ओमेगा टी। इसको हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, वो ठीक है, और यहाँ पे हाफ ले सकते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। पूरा चीज़ एक मैथमेटिक्स है, इंटरेस्टिंग है। तो ये हो जाएगा V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो पहले जानते हैं वही अप्लाई कर रहे हैं, कोई नया चीज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हाफ, अब देखो इसमें क्या होगा, टू साइन ए कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा साइन टू ओमेगा टी हो जाएगा साइन फाइव। ये हो गया इक्वेशंस। अब हम लोग क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज मतलब क्या, इसका मतलब है अगर हम लोग इसमें एवरेज लगाएंगे, P का एवरेज मतलब क्या होगा, देखो V नॉट I नॉट तो कांस्टेंट है, उसके ऊपर एवरेज नहीं लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। क्यों लगेगा, ये टाइम के साथ रिलेटेड है। तो इसका एवरेज का साइन क्या होता है, ऊपर बार दे देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी एवरेज का ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका एवरेज प्लस हाफ इसका एवरेज, साइन टू ओमेगा टी का एवरेज करना पड़ेगा, और साइन फाइव ये बाहर रहेगा, इसके ऊपर एवरेज नहीं लगेगा। एवरेज जब इसके ऊपर लगाएंगे तो किसके ऊपर लगेगा, जो टाइम वाला टाइम है उसके ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका और इसका एवरेज अलग से निकालेंगे, उसके बाद बैठा देंगे। तो पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालते हैं, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, उसका इंटीग्रेशन जीरो से टी, जीरो से टी। इसको हम लोग हाफ ले सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं
2 sin स्क्वायर ओमेगा टी। पूरा मैथमेटिक्स का चीज़ है, डिटेल्स में हम लोग कर रहे हैं ताकि आसानी हो। और नीचे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, उसको एक बार टी बैठाएंगे, एक बार टी बैठाएंगे, एक बार जीरो बैठाएंगे, देखो हाफ हो जाएगा और ये टी तो बाहर आ जाएगा 1/2t। इसका इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी, उसका इंटीग्रेशन 0 से t। इसका इंटीग्रेशन हम लोग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अच्छे से देखो, ये हो जाएगा स्मॉल टी हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी से 0 तक हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इसमें t बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2t, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी क्या होता है 2 पाई, सो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 4 पाई, साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। और जीरो बैठाने से तो हर चीज़ जीरो आएगा, तो उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं, जीरो आएगा। तो अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा, साइन 4 पाई क्या होता है, वो भी जीरो होता है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1/2t मल्टीप्लाइड बाई टी रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, हाफ। मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं 1 टाइम पीरियड में तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हाफ आएगा। और साइन 2 ओमेगा टी, ये जो साइन 2 ओमेगा टी है, इसका एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन 0 to t, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से डायरेक्ट टी आएगा, वो उसको नहीं लिख रहे हैं। साइन करने से क्या होगा, कॉस हो जाएगा माइनस कॉस, और यहाँ पे हम लोग लिमिट बैठाएंगे, एक बार टी बैठाएंगे, एक बार जीरो बैठाएंगे, और नीचे तो हमें टी नीचे आएगा। साइन कॉस यहाँ पे 4 पाई आएगा, कॉस 4 पाई मतलब 1, और कॉस 0 मतलब 1, मतलब ये हो जाएगा 0। इसको करके देखना। तो अल्टीमेटली इसका एवरेज क्या हो गया, साइन का एवरेज 0 हो गया, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला जो टर्म है हाफ हो गया। तो अल्टीमेटली क्या निकला, अल्टीमेटली जो निकला उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तो एवरेज पावर जो निकला, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो V0 I0 बाहर में था, और यहाँ पे साइन स्क्वायर का हो गया हाफ, तो हो गया हाफ और कॉस फाई, और बाकी टर्म तो 0 हो गया। तो पावर का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, V0 मल्टीप्लाइड बाई I0, और यहाँ पे साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ, और ये हो गया कॉस फाई, तो हाफ कॉस फाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, V0/√2 I0/√2 इंटू कॉस फाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, VRMS लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं IRMS इंटू कॉस फाई। तो अल्टीमेटली पावर का फॉर्मूला क्या निकल गया, अल्टीमेटली पावर का फॉर्मूला निकल गया P एवरेज मतलब VRMS IRMS मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई। ये हो गया पावर का फॉर्मूला AC करंट में, VRMS मल्टीप्लाइड बाई IRMS इंटू कॉस फाई। ये जो कॉस फाई टर्म होता है इसका एक अलग नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पावर फैक्टर। इसको याद रखना है, पावर फैक्टर बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। P नॉर्मल पावर क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट, लेकिन AC में क्या होता है, VRMS IRMS कॉस फाई, ये नया टर्म आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट हम लोग ऑलरेडी 2-3 बना चुके हैं, एक तो है RL सर्किट और एक है CR सर्किट। आज हम लोग बनाएंगे RLC सर्किट। एक RLC सीरीज सर्किट, यहाँ पे क्या क्या है, 3 एलिमेंट है, एक रेजिस्टेंस है R, एक इंडक्टेंस है L और एक कैपेसिटेंस C। इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ एक AC सोर्स लगाया है V=V0 sin ओमेगा टी। तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि RLC सारी एलिमेंट सीरीज में है, तो जब हम लोग सोर्स लगाएंगे तो इसके थ्रू क्या होगा, करंट सेम होगा। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट में करंट सेम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फेजर डायग्राम में यहाँ पे करंट को रखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे कि किसका कितना फेज हो रहा है। मान लेते हैं कि एक करंट फेजर है I, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी भी टाइम पे इसका पोलरिटी प्लस है और माइनस है, ये तो हर वक्त दो बदलता रहता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि प्लस और माइनस है। तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में होगा, कुछ इसके अक्रॉस में, कुछ इसके अक्रॉस में होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो पोटेंशियल है डिफरेंस है, मतलब जो टोटल वोल्टेज है वो क्या होगा, शेयर हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, शेयर हो जाता है। तो कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस में आ जाएगा, VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस
इंडक्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। हम लोग लिख सकते हैं जो टोटल वोल्टेज है V दैट इज इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC। हम लोग जब ये चीज़ को लिख रहे हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग नॉर्मल चीज़ को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग फेज़र को ऐड कर रहे हैं। तो उसमें ऐड करना इतना आसान नहीं है, उसमें डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। ये एक्चुअली क्या है, वेक्टर की तरह ऐड होता है, फेज़र जिसका फेज़ होता है। तो V फेज़र इक्वल्स टू VR फेज़र, VL फेज़र प्लस VC फेज़र। अब यहाँ पे देखते हैं कि करंट यहाँ पे है। अब देखो जो रेजिस्टेंस है वो AC सर्किट में कैसा रिस्पॉन्स करता है। AC सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ करंट का कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता है। इसका मतलब VR इधर ही होगा, करंट के साथ ही चलेगा। L के लिए क्या होगा, L के लिए करंट और वोल्टेज के बीच में एक π/2 फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कौन आगे जाता है, L के लिए करंट पीछे जाता है। तो करंट पीछे जाता है मतलब वोल्टेज आगे जाता है, मतलब VL करंट के साथ आगे जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि VL ये है हमारा VL, एक करंट के साथ आगे है, π/2 आगे है। और VC जो होगा वहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर्स के लिए, कैपेसिटर्स को AC सर्किट से कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, इसके थ्रू करंट और इसके थ्रू वोल्टेज जो होता है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है, दोनों के बीच में π/2 फेज डिफरेंस हो जाता है। कौन आगे जाता है, करंट आगे जाता है, मतलब वोल्टेज पीछे जाता है। तो ये करंट है तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, पीछे जाएगा, VC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, VR प्लस VC प्लस VL तीनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि VL और VC ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो दो वेक्टर जैसा ऑपोजिट डायरेक्शन होने से हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी फेजर में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो दो वेक्टर या फिर दो फेजर को ऐड करना तभी आसान होता है जब वो चीज़ एक ही डायरेक्शन में रहता है, वेक्टर्स या फिर फेजर्स एक ही डायरेक्शन में रहता है। तब क्या होता है, उसको ऐड करना इजी होता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने से भी माइनस कर देते हो जाता है। बाकी सब डायरेक्शन में उसको वेक्टर वे में तो हम लोग ऐड करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसका सर्किट क्या हो जाएगा, इसका सर्किट हो जाएगा, अच्छे से देखना, ये जो है VR तो VR ही रहेगा, VR फेजर। और यहाँ पे VL और VC के बीच में अगर VL ज़्यादा है तो VL माइनस VC, ये क्या हो जाएगा, ये जो फेजर बनेगा ये होगा VL माइनस VC फेजर, ये फेजर। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, VL माइनस VC हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो इसको ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा टोटल। ठीक है, एक्चुअली ये VL प्लस VC है, एक्चुअली ये VL प्लस VC है। एक्चुअली हम प्लस ही कर रहे हैं लेकिन वो छोटा हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब अच्छे से देखो, एक्चुअली उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा V फेजर। ठीक है, तो कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि V का जो मॉड होगा वो क्या होगा, इसको एक वेक्टर मान लेते हैं, VL प्लस VC जो वेक्टर है वो एक वेक्टर है और VR एक वेक्टर है। तो इसको क्या होगा, इसका मॉड का स्क्वायर प्लस VL प्लस VC, इसका मॉड का स्क्वायर और उसका रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर और एक वेक्टर, दो वेक्टर, वो दोनों मिला के एक वेक्टर बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो VR का मॉड क्या है, VR का मॉड जो है वो क्या होगा, देखो इसको हम लोग V0 लिख सकते हैं, इसको हम लोग VR0 उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मॉड करने से क्या होगा, अच्छे से देखना, VL0 माइनस VC0 उसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। देखो VL प्लस VC ये तो प्लस है, लेकिन हम लोग जो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, उसका मॉड वैल्यू लिख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, VL0 माइनस VC0, इसका पीक वैल्यू और इसका पीक वैल्यू को ऐड करने का मतलब है इसका पीक वैल्यू के साथ इसका पीक वैल्यू माइनस कर देना, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट फेज में है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। VR0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I0 स्क्वायर R स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू I R, सो VR0 का I0 R स्क्वायर। L0 क्या होगा, VL0 I0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R के काम कौन करता है, ओमेगा L करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर इंटू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सा,
ये क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ωc, इसको होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? इसको स्क्वायर में है ना, तो वी एल नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा एल, ये यहाँ पे लिख सकते हैं आई नॉट इंटू 1/ωc, तो आई नॉट कॉमन में आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा चीज़ स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आई नॉट रूट में बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया वी नॉट। सो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई समथिंग फॉर दिस सर्किट। तो ये पूरा जो चीज़ है समथिंग, वो क्या होगा, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होगा। मतलब पूरा सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लाइक थिंग है, वो है इतना, इतना अपोजिशन है, वो क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई जेड। सो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, इसको याद रखना है अच्छे से, होल स्क्वायर, उसका रूट इज नोन एज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर जो सर्किट अब बनाया है उसका इम्पीडेंस कितना होगा, ये होगा। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू आई नॉट जेड, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई जेड। वी आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई जेड, और वी फेजर क्या होगा, आई फेजर मल्टीप्लाइड बाई जेड, ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे जो वी एल है, हमेशा वी एल ज़्यादा होगा इसका कोई श्योरिटी नहीं है, कभी कभी वी सी भी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए डायग्राम क्या होगा, डायग्राम थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा उसके लिए, अगर वी एल और वी सी में वी सी बड़ा होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये वेक्टर नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो करंट है, करंट तो इधर था, तो यहाँ पे जो यहाँ पे फाई एंगल बना है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस फाई बना सकते हैं। कॉस फाई, कॉस फाई क्या होता है, आर बाई जेड होगा, होगा कि नहीं होगा। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है, वी आर, वी आर मतलब आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर, वी आर का मॉड, इट इज़ नॉट वी आर, इट इज़ मॉड ऑफ वी आर। और इसमें क्या है, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई जेड, तो आर बाई जेड है। यहाँ से फाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे जा रहा है, जो टोटल वोल्टेज है उसके साथ करंट पीछे जा रहा है। मतलब अगर V कुछ टू V0 साइन ओमेगा टी है, तो आई जगह, आई की जगह क्या हो जाएगा, आई कुछ टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि आई पीछे जा रहा है। देखो अच्छे से समझो, आर कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, एल करता है और सी करता है। एल क्या करता है, एल करंट को पीछे की ओर ले जाता है। मतलब एल में करंट और वोल्टेज में π/2 फेज डिफरेंस होता है, करंट पीछे चलता है। और सी के लिए क्या होता है, करंट π/2 आगे चलता है वोल्टेज से कंपेयर में। लेकिन ये तीनों के कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर तो न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन एल और सी में किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा स्ट्रेंथ है वही जीतेगा। क्योंकि यहाँ पे भी एल ज़्यादा है, मतलब एल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो एल क्या करता है, करंट को पीछे लाता है और सी करंट को आगे लाता है। लेकिन दोनों मिला के इफेक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि एल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब वो करंट को पीछे लाएगा, मतलब अल्टीमेटली करंट क्या होगा, पीछे जाएगा। लेकिन अगर ऑपोजिट होता, अगर वी एल वी सी अगर उल्टा होता, वी सी ग्रेटर देन वी एल, इफ क्या होता, इफ वी सी ग्रेटर देन वी एल, देन क्या होता है, ये सारी चीज़ चेंज हो जाता है। जेड एक ही रहेगा, जेड में कुछ बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो तो स्क्वायर है। वो क्या हो जाता है, 1/ωc माइनस ओमेगा एल, उसका स्क्वायर, ये हो जाता। और यहाँ पे क्या हो जाता, आई इक्वल्स टू क्या हो जाता, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाता। तब क्या होता, आई आगे जाता, क्योंकि सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इसलिए। लेकिन इम्पीडेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। देखो इसका स्क्वायर और इसका अपोजिट करके स्क्वायर कोई डिफरेंट नहीं होता। a माइनस बी का स्क्वायर करने से जो होता है, b माइनस ए का स्क्वायर करने से एक ही होता है। 5 माइनस 2 3, उसका स्क्वायर करने से क्या होता है, 9 होता है। 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, वो भी 9 होता है। तो इसको अदल बदल करने से कोई दिक्कत नहीं होता है स्क्वायर टर्म में। तो ठीक है, तो इम्पीडेंस सेम ही रहता है, लेकिन उसका क्या होता है, आई जो होता है उसका फेज वोल्टेज से आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, वो देखने पड़ता है हम लोगों को कि कौन सा चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग LCR सर्किट का इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। तो LCR सर्किट में जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला आया वो क्या आया, √R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc होल स्क्वायर, यह है इसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला। और I0 उसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई जेड। सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं IRMS = VRMS बाई जेड, ऐसा लिख सकते हैं।
पीक वैल्यू क्या होता है, मतलब कितना मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, कितना वैल्यू के अंदर वो वेरी कर रहा है एसी करंट, वो पीक वैल्यू होता है। अगर पीक वैल्यू 5 है मतलब +5 से -5 ऐसे वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो इम्पीडेंस है वो किसके साथ रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। ध्यान से यहाँ पे देखना होगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बदलेगा इसका वैल्यू बदलेगा, मतलब हम लोग जेड का जो वैल्यू है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ से, फ्रीक्वेंसी को बदल के। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बदलेगा जेड का वैल्यू बदल जाएगा। तो अगर ऐसा फ्रीक्वेंसी होगा, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे क्या होगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जेड = R हो जाएगा, मतलब जेड का वैल्यू मिनिमम होगा। अगर यहाँ पे जेड के अंदर 2 टर्म है, अगर ए टर्म 0 हो जाएगा, देखो इसमें 2 टर्म में कौन टर्म 0 हो सकता है, ए टर्म तो 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो R तो वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे सब माइनस है, समथिंग माइनस समथिंग। तो माइनस जब रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो 0 होने का चांस होता है। अगर ए टर्म और ए टर्म बराबर हो जाएगा तो ये पूरा चीज़ 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके, सो जिस कंडीशन में जेड का वैल्यू मिनिमम हो जाता है, मतलब करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। कि तो जेड जितना ज़्यादा कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो करंट का वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। ओके, द कंडीशन एट व्हिच जेड इज मिनिमम, impedance is minimum, or you can say current is maximum, that condition is known as resonance condition. in that condition क्या क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस कंडीशन है उसके लिए क्या होना चाहिए, ये चीज़ 0 होना चाहिए, तभी जाके पूरा चीज़ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये चीज़ 0 कब होगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बदलेंगे, कोई एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है जिसको अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। वो जो फ्रीक्वेंसी है, स्पेशल फ्रीक्वेंसी, उसका नाम क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, जेड इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एज यू कीप चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस इज चेंजिंग। द स्पेशल फ्रीक्वेंसी एट व्हिच इम्पीडेंस इज मिनिमम और करंट इज मैक्सिमम इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होता है तो क्या हो जाता है, तो जेड क्या होता है, मिनिमम होता है। मतलब ये जो ω_L - 1/ωc है, इसका टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मिनिमम होना है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है, ये भी तो कांस्टेंट है। ये चीज़ मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, वेरी कर सकता है, क्योंकि 2 टर्म का माइनस है और उसमें क्या है, वेरिएबल है, ओमेगा है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 से नीचे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई भी स्क्वायर टर्म 0 से नीचे नहीं होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ω² = 1/LC होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे ओमेगा, इसको हम लोग ω0 नाम देते हैं ना, ω0 दे देते हैं। तो ω0 क्या हो जाएगा, 1/√LC। ठीक है, ω0 क्यों है, मतलब एट रेजोनेंस, दैट मीन्स ω = ω0। ये जो ω0 है वो क्या है, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है, उसका नाम क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सा वो स्पेशल फ्रीक्वेंसी है जिसको यहाँ पे डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगा, मतलब ये मिनिमम हो जाएगा, मतलब I0 मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसका वैल्यू क्या है, 1/√LC। ω0 = 1/√LC। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सर्किट एलिमेंट के ऊपर, एल और सी के भी, सी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम एल और सी बदलेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अलग है। इसको मान लेते हैं कि एल का कुछ वैल्यू दिया है और सी का कुछ वैल्यू दिया है, हम लोग यहाँ पे उसको पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी मिल गया। मान लेते हैं ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मान लेते हैं कि 50 हर्ट्ज, मतलब 50 हर्ट्ज अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर बाहर से हम लोग 50 हर्ट्ज का एसी करंट अप्लाई करेंगे उस सर्किट में तो उसमें रेजोनेंस आ जाएगा, मतलब करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो रेजोनेंस कंडीशन के क्या क्या होता है। एक तो है इसका जेड मिनिमम हो जाता है, मतलब ये चीज़ क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जेड का वैल्यू क्या हो जाता है, एट रेजोनेंस जेड का वैल्यू क्या हो जाता है, R² का रूट R हो जाता है, जेड = R हो जाता है, क्योंकि ये टर्म तो खत्म हो जाता है। अब देखो cos φ जो होता है, cos φ का मतलब क्या होता है, बोलो cos φ मतलब क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं, पावर इन द सर्किट। cos φ मतलब पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z होता है। तो क्योंकि R और Z बराबर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब φ का वैल्यू क्या हो जाएगा,
दोनों के बीच में फेज एंगल क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कई सारा कंक्लूजन आया कि रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जेड मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, करंट वोल्टेज में 0 होता है, जेड का वैल्यू क्या होता है, आर होता है। मतलब यहाँ पे देखो फेज एंगल नहीं है, ये कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे एल और सी है दो, वो लोग तो क्या करते हैं, फेज एंगल क्रिएट करता है, लेकिन एल और सी प्रेजेंट होने के बाद भी यहाँ पे कोई फेज एंगल नहीं हो रहा है, मतलब करंट वोल्टेज में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो इफेक्ट है आपस में नॉलिफाई हो गया, मतलब ये क्या हो गया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया। Although there are 3 components present in the circuit, effect of 2 components are nullified by each others. So only there is effect of R. So यहाँ पे क्या होगा, it is purely resistive circuit. At resonance में क्या होता है, at resonance it behaves like, इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, behaves like purely resistive circuit. Purely resistive circuit. तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कई तरह का पूछा जा सकता है, हर वक्त नहीं बोलेगा कि रेजोनेंस कंडीशन, वो बोल सकता है कि पावर फैक्टर का वैल्यू जब 1 हो रहा है तो उस कंडीशन में कुछ क्वेश्चन दिया है, पावर फैक्टर 1 दिया है, मतलब हम लोग को समझना है कि रेजोनेंस कंडीशन, करंट मैक्सिमम हो है, एक ही बात है, इम्पीडेंस मिनिमम है, एक ही बात है, इट बिहेव्स लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और हम लोग बोल सकते हैं कि करंट और वोल्टेज में कोई फेज एंगल नहीं है, वो भी मतलब एक ही चीज़ इंडिकेट करता है, वो क्या है, दिस रेजोनेंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जेड चेंज हो जाता है और आई नॉट चेंज होता है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ओमेगा के साथ, ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी के साथ आई नॉट का ग्राफ बनाएंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा होगा, कांस्टेंट, यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ इसका करंट कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी जब क्या होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये अगर ओमेगा नॉट है, मान लेते कि ओमेगा नॉट है, तो इस फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, करंट सडनली बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे करंट का कम है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा और नीचे होगा इसका वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू ऐसे होगा, ऐसे होगा ग्राफ, समझ में आ रहा है, मतलब वो आई नॉट +5 से -5 तक वेरी कर रहा है। लेकिन जब रेजोनेंस होगा, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी है सर्किट का फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 50 हर्ट्ज उसका रखा हुआ है सर्किट। जब एसी सोर्स लगाएंगे तो एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो उसका करंट बढ़ जाएगा। रेजोनेंस के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वेब में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसा वेरी कर रहा है, ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, जब रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगा तो ऐसे वेरी करेगा, ऐसे 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 करके बढ़ जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है, ये जो ये है आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू। कब आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओमेगा नॉट के साथ इक्वल हो जाता है, उस टाइम बड़ा हो जाता है। उसके बाद नॉर्मल रहता है, बाकी टाइम में वो नॉर्मल रहता है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है। लेकिन जब रेजोनेंस कंडीशन हैपन हो जाता है, अचीव हो जाता है, तब क्या हो जाता है, उसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसके रिलेटेड। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है कि यहाँ पे एक सर्किट है, एसी सर्किट, यहाँ पे एसी सोर्स लगाया है, उसके साथ 6 ओम एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है और एक इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का 2 चीज़ है, एक तो है उसका इंडक्टेंस भी है और उसका 4 ओम रेजिस्टेंस है, मतलब कुछ रेजिस्टेंस भी है, हो सकता है। मतलब ये जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस में इंडक्टिव प्रॉपर्टी तो है ही और उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी है हल्का, 4 ओम, तो वो क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये LCS सर्किट है, क्योंकि पूरा चीज़ क्या है, सीरीज में है, सीरीज में है, एक ही साथ है, सीरीज में है, तो यहाँ पे LCS सर्किट हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे R जो होगा वो टोटल R कितना होगा, यहाँ पे जो R है, R 6 + 4 10 हो जाएगा, दोनों सीरीज में है। और यहाँ पे C क्या हो जाएगा, C 50 माइक्रो फैराडे, सो दिस फैराडे, माइक्रो से नॉर्मल फैराडे कर लेंगे। और जो H है, L है इंडक्टेंस, उसका वैल्यू क्या है, 5 मिली हेनरी, सो इतना वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट क्या होगा, मतलब आई नॉट का वैल्यू, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड एक ही होता है, आई नॉट का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। हालांकि यहाँ पे V = V0 cos ओमेगा t, तो यहाँ पे V0, देखो यहाँ पे कॉस भी है, मतलब साइन कॉस कुछ भी रह सकता है, वो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो 20 है,
अच्छे से देखना पड़ेगा। ये 20 है वो क्या है, वी नॉट है, तो वी नॉट का वैल्यू भी निकल गया, तो उसको लिख देते हैं। हम लोग को आई निकालना है, तो आई नॉट कैसे निकालेंगे, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई जेड, तो जेड पहले निकालना पड़ेगा। जेड कैसे होगा बोलो, जेड इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्सी उसका होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है बोलो, आर का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा टी 2000 इंटू मल्टीप्लाइड बाई एल, एल का वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा मतलब क्या है 2000 मल्टीप्लाइड बाई सी 50 इंटू 10 टू द माइनस 6 उसका होल स्क्वायर और उसका रूट। अब देखो ये टर्म कितना आएगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, एमसीक्यू है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2000 इट बिकम्स 10,000, 10,000 मीन्स 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 3 इट बिकम्स 10, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2000, 10,000 not 10,000 it becomes 1 lakh, 10 to the power 5 into 10 to the power minus 6, so 10 to the power minus 1, so 1 divided by 10 to the power minus 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 उसका होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा ना टर्म, तो अल्टीमेटली क्या बचा 100 का रूट मतलब 10, सो इसका इम्पीडेंस कितना है 10 ओम। तो इम्पीडेंस अगर 10 ओम है तो आई नॉट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, वी नॉट बाई जेड, आई इक्वल्स टू वी नॉट बाई जेड, वी नॉट क्या है 20 बाई 10 मतलब क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये एक्चुअली LCR सर्किट था, कौन सा सर्किट था, LCR सर्किट। इसको हम लोग मॉडिफाई भी लिख सकते हैं, एल ये पे आर की जगह 10 होगा, टोटल 6 और 4 मिला के, उसके बाद एल हो जाएगा 5 मिली हेनरी और सी 50 माइक्रोफैराड, और उसके साथ AC सोर्स लगाया है ऐसे, जिसका वैल्यू ए है। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे RL सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, सी नहीं है यहाँ पे। कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इस पावर फैक्टर का वैल्यू निकालना है। तो RL सर्किट में क्या होता है, एक तो R होता है और एक L रहता है, और AC सोर्स यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो RL सर्किट में क्या होता है, पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों को पता है, जो पावर फैक्टर होता है cos फाई, वो क्या होता है R बाई जेड होता है। हर एक सर्किट के लिए इसका फॉर्मूला सेम होता है R बाई जेड। वो जो फाई होता है वहाँ से हम लोग बेस बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे तो R बाई जेड आएगा। अब यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, R है, ठीक है। जेड का वैल्यू हम लोग निकालना है। जेड का वैल्यू क्या होता है RL सर्किट में, दो चीज़ है, एक R है और एक ओमेगा एल। इसका इंडक्टेंस कितना होता है, ओमेगा एल। तो दोनों मिला के क्या होता है, R प्लस ओमेगा एल नहीं होता है, ऐसा होता है R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एल सर्किट में। तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा R बाई जेड, तो cos फाई बना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R बाई रूट ओवर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको हम लोग रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके।